इस बीच इन खबरों को पचाने की कोशिश में है। 10,800 के ऊपर हम हैं, ऊपर आकर के फिर थोड़ा सा प्रेशर पिछले कुछ मिनटों के दौरान आया है, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी भले ही निगेटिव हो, मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव है। मार्केट ब्रेथ काफ़ी इंप्रूव हुई है। एक बार मार्केट ब्रेथ का चार्ट आपके सामने लेकर आएंगे। गिरने और बढ़ने वाले शेयर्स के बीच का इक्वेशन, सुबह वाला तो हाल वापस से होना मुश्किल है जब हम 7 में से 6 स्टॉक्स में तेज़ी देख रहे थे, लेकिन ये आप देखिए कि बीच में गिरने वाले शेयर्स की तादाद जोर से बढ़ी थी। अब वो करीब 50-50 वाला मामला आ चुका है इस समय के ट्रेड में। कुछ एक स्टॉक्स जो पिछले कुछ मिनटों के दौरान तेज़ी पकड़ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक मुझे दिख रहा है भारत डायनामिक्स, जो कि ये सरकारी डिफेंस कंपनी है, तो इसकी आज लोगों को याद आई है। और इन खबरों के बीच मैं देख रहा हूँ पिछले करीबन 20 मिनट के अंदर इसमें 1.5-2% का एक स्विंग और आया है। हालांकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक इस स्टॉक ने कोई बहुत परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था, लेकिन आज के इस माहौल का फ़ायदा ज़रूर इस स्टॉक को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बताऊँ, इसकी लिस्टिंग हुई थी तकरीबन 370 रुपये के भाव पे, तो वहाँ से आज करीब 100-110 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से इसने एक तेज़ी पकड़नी शुरू की है। अल्पेश, इसके चार्ट देखेंगे आपने? क्या मैं अभी वही देख रहा था, 64 के ऊपर इस पे फर्दर ब्रेकआउट दिख रहा है। इस इंट्राडे में देखिए 56-57 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, तो मैं समझता हूँ 55 का स्टॉप लगा करके आपको 255, हाँ जी हाँ 255, तो इसका स्टॉप लगा करके 264 के ऊपर आपको इस पे अवश्य बाइंग करना चाहिए। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है 277 पहला टारगेट रहेगा, और 277 को अगर ये स्टॉक निकलता है तो मैं समझता हूँ 285 तक के इसमें लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अभी का अभी बाई करने वाला ये स्टॉक रहेगा। जी जी, जो अच्छे हाल भारत डायनामिक्स के हैं वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं है। इस वक्त स्टॉक नीचे है, हालांकि दोनों जो शेयर्स हैं वो इस वक्त डिफेंस प्लेस माने जाएंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे अल्पेश जी अगर आपकी कोई राय हो तो? देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात यहाँ फिर से कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक ने एक बॉलिंगर का ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो इसमें कभी भी फिर से आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो जब तक ये स्टॉक अपने आप को 77-78 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, तो इट इज़ मोर प्रोबेबिलिटी कि फिर से आज की जो टॉप है 83 इसको भी निकाल सकता है, और ऑन द अपसाइड में ये 88 तक के भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक बारी के लिए आपको थोड़ी हिम्मत करके यहाँ पे बाई करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस बिलो 77 फॉर द टारगेट ऑफ 88। 77 का स्टॉप लगा करके चले। हमारे साथ गौरांग शाह भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, तो इन दोनों डिफेंस स्टॉक्स पे गौरांग, आपकी राय लेना चाहेंगे? भारत डायनामिक्स और BEL। भारत डायनामिक्स खास तौर पे बहुत तेज रफ्तार पकड़ता जा रहा है, अब 271 के लेवल आ चुके हैं इस पे, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो इस प्रकार के माहौल में मेरे ख्याल से अक्सर बाजार के जो लोग होते हैं या पार्टिसिपेंट्स होते हैं, प्रदीप, वो ये कोशिश करते हैं कि ऐसी कंपनियों को ढूंढा जाए जिनको अगर आगे जा करके जो भी किस्सा खड़ा हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, अगर ये और एस्केलेट होता है ऊपर के तरफ, तो कौन सी कंपनी को फायदा मिलेगा। और जैसे हम सब जानते हैं कि डिफेंस को लेकर के जो बड़ी मात्रा में असला, बारूद या गोलाबारी की जो ज़रूरत पड़ती है, वो भारत डायनामिक्स सप्लाई करती है, उपलब्ध करती है हमारे आर्म्ड फोर्सेस को। और एस्केलेशन की वजह से ही अगर आगे जा कर के कुछ और हमें ज़रूरत पड़ेगी असला, बारूद या गोलाबारी की, तो इस कंपनी सप्लाई करती है। IPO के समय एज ए डिस्क्लोजर हमने सब्सक्राइब की राय दी थी लंबी अवधि के नज़रिए से। उसी नज़रिए से HAL बेग योर पार्डन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस पर भी हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के नज़रिए से। और BEL जो आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले ही इजराइल की एक कंपनी के पास से इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। और BEL एंटी एयरक्राफ्ट रडार सिस्टम्स, हाई टेक्नोलॉजी एंड प्रिसाइज लॉजिस्टिक वॉरफेयर और प्लेटफॉर्म्स की जो सुविधाएं या सॉफ्टवेयर्स होती हैं प्लेटफॉर्म्स की, वो उपलब्ध कराती हैं आर्म्ड फोर्सेस को। खरीदारी की इसमें भी राय है, लेकिन ये सब राय जो डिफेंस रिलेटेड हम बात करें प्रदीप, ये छोटी मध्यम अवधि में हम राय नहीं देंगे। लंबी अवधि के नजरिए से बहुत ही बेहतरीन रुझान आ सकता है, और लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम 2.5-3 साल। चलिए, जहां डिफेंस शेयर्स की बात चल रही है, अल्पेश जी आपने बताया भारत फोर्ज में भी आपको तेज़ी दिख रही है। ये स्टॉक पिछले 5 दिन से
बहुत अच्छी बढ़त दिखा रहा है, इस वक्त 512 रुपये। देखिए जो स्ट्रक्चर है इसमें सेल जी, मुझे जो पसंद आया वो यही है कि लोअर लेवल में स्टॉक ने काफ़ी एक्यूमुलेशन किया है और काफ़ी बहुत बड़ी गिरावट आने के बाद में जब भी कोई लोअर लेवल में एक्यूमुलेशन करता है तो इक्वली आपको तेजी भी उसके बहुत बड़ी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ 495 500 के ऊपर एक अच्छा खासा स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। अगर ये स्टॉक आज अपने आपको 510 के ऊपर क्लोज रखने में मेंटेन रह जाता है, मैं समझता हूँ यहाँ पे 490 का स्टॉप लगा करके आपको बाई करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में स्टॉक में 560 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 560 560 तक के लेवल भी यहाँ पर आ सकते हैं। भारत फोर्ज के स्टॉक में इस समय आप देख रहे हैं 1.25% ऊपर ये ट्रेड करता हुआ और काफी मजबूती दिखाई है इसने पिछले 2-3 दिनों के कमजोरी के दौरान। सुमित बागड़िया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, भारत फोर्ज के चार्ट पे जरा आप भी नजर डालिए। 560 का टारगेट यहाँ से करीब 10% की तेजी की बात अल्पेश कर रहे हैं, आपको भी दिखती है इस तरह की चाल? गुड आफ्टरनून प्रदीप जी, बिल्कुल एकदम सही बात बोल रहे हो। भारत फोर्ज के अंदर जो लास्ट 3 दिनों से मूव देखने को मिला है वो रिवर्सल के संकेत है। स्टॉक ने जो रिसेंट के स्विंग हाइस थे 504 505 के, वो भी ब्रेक किए हैं और आज उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है यहीं पे। और यहाँ से ऊपर अगर क्लोजिंग देता है भारत फोर्ज तो स्टॉक के अंदर हमें जो नीचे में लो लगा था 460 के आसपास का, वहां से जो 500 505 तक का मूव है वो पूरा का पूरा रिप्लिका मूव हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। यानी इतना मूव 510 से 50-60 रुपए का अगर हमको देखने को मिलता है तो 550 560 के लेवल्स हमको इमीडिएटली भारत फोर्ज के अंदर आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें, फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। 490 के आसपास का भारत फोर्ज में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में इमीडिएटली 550 से 560 रुपए तक के स्तर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अल्पेश जी, इस बार का जो एक्सपायरी है वो सीमेंट कंपनीज के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है। अगर आप उनको डेली नज़रिए से देखें तब भी, और अगर पूरा मंथली चार्ट देखें जैसे ACC, अंबुजा, रैमको सीमेंट खासकर, इनमें बड़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है। इनमें कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो अगली एक्सपायरी तक के लिए, बाय और सेल दोनों तरफ? जी हाँ, रामको सीमेंट में समझता हूँ एक अच्छा खासा स्टॉक रहेगा। 670 के ऊपर आज स्टॉक करीबन ब्रेकआउट देने को जा रहा है। ऑन द अपसाइड में मैं समझता हूँ कि स्टॉक अभी करीबन आपका 680-82 के पास में चल रहा है। आज की जो स्पॉट की क्लोजिंग है वो 681 के ऊपर की चाहिए। थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, इसके अंदर थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है, इसलिए थोड़ा स्टॉप लॉस में आपको थोड़ा डीपन दूंगा। 664 का स्टॉप लगा करके आप इस स्टॉक में अभी भी बाई कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है पहले 710 और 710 को अगर ये स्टॉक निकल पाएगा तो मुझे लगता है अगली एक्सपायरी में, अगली सीरीज में आपको ये स्टॉक करीबन 740 तक के लेवल दिखा सकता है। जी 740 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। आज देखिए आपको सीमेंट को जो अपग्रेड दिया है डॉइचे बैंक ने, उसका फायदा सारी सीमेंट कंपनियों को मिल रहा है। हमने सुबह भी बात की थी रामको सीमेंट के साथ साथ इंडिया सीमेंट की। इसके अलावा अगर आप कैश वाले स्टॉक देखें तो प्रिज्म सीमेंट जो अब प्रिज्म जॉनसन हो चुका है उस पर हमारी नज़र थी, और JK लक्ष्मी सीमेंट पर नज़र थी जिसके नतीजे काफ़ी शानदार आए थे। इन तमाम स्टॉक्स के बीच में से अगर कोई एक चुनना हो गौरांग, वो एक स्टॉक फंडामेंटली कौन सा होगा? प्रदीप, कौन से स्टॉक्स की बात कर रहे थे? मुझे ठीक से आवाज सुने। तो पिछले हफ्ते ही प्रदीप हम सीमेंट की बात कर रहे थे अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और मैंने कुल मिलाकर के 6 या 7 कंपनियों का नाम दिया था। अगर आप मुझे पूछे मझौली कंपनियों में से कोई एक कंपनी तो मैं दालमिया भारत को पसंद करूंगा, और दिग्गज में से अगर कोई एक कंपनी चुननी है मुझे तो मैं अल्ट्राटेक को पसंद करूंगा। गौरव जी, ये मेरा प्रश्न काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट आपने कहा लार्ज कैप्स में, 2 शेयर्स सीमेंट सेक्टर में मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा, ACC और अंबुजा। ये दोनों शेयर्स लगभग पिछले 2 साल से कुछ भी नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। आपकी क्या राय होगी, और क्या ऐसा कारण है कि ये बिल्कुल साइडवेज मोड में चल रहे हैं या बल्कि गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं? तो ये दोनों ही हमारी लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी की कवायद है इसमें, और ये भी वास्तविकता है कि पिछले कुछ महीनों से या सालों से जिस तरीके की मात्रा में सीमेंट उत्पादन हो रहा था और जिस तरीके की मांग थी उसमें संतुलन बिल्कुल ही नहीं था। सप्लाई ज़्यादा था और डिमांड कम थी, और उसको लेकर के हमने काफ़ी कुछ आंकड़ों में भी निराशावादी माहौल देखा। लेकिन हम जो पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, और फिर से उसी बात को दोहराना चाहूँगा कि अगर आपको ढांचा निर्माण करना है और अगर भारत देश की अर्थव्यवस्था विकास दर को आपको 7 से लेकर के 7.5 या 8 या उसके पार जाना है, तो आपका जो मौजूदा ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, वो पर्याप्त नहीं है कि आपको उस तरह की सहूलियत दे के आप अपनी विकास दर और ऊपर बढ़ा करके जाए। इसके साथ साथ भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, उड़ान 1, 2, 3, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, ये कुछ ही चीजों की मैंने नाम लिए जो सरकार बहुत ही बखूबी
जमीनी स्तर पर लागू कर रही है। और ये सभी चीजों में अगर एक चीज आप देखने जाएं तो दो फैक्टर्स कॉमन होंगे, एक है मेटल और दूसरा है सीमेंट। बिना ये दो कमोडिटीज के आप एक सक्षम ढांचा नहीं बना सकते और ना ही उस ढांचे के आधार पर आप अपनी विकास दर को आगे लेके जा सकते हैं। तो मुझे तो मेटल और सीमेंट में कंपनियां, अगर काफी कुछ कंपनियां हैं, विशेष रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो धातु क्षेत्र में टाटा स्टील और JSW स्टील पसंद है, और सीमेंट में जो दो नाम मैंने दिए और जो दो नाम आपने लिए वो भी हमारी खरीदारी की कवायद में। ओके, तो ये स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नज़र है गौरांग। हालांकि आप थोड़ा लंबा नज़रिया लेकर चलते हैं, लेकिन देखिए जब नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही हो, पुरानी सीरीज़ की एक्सपायरी हो रही हो, सभी की नज़र इस बात पे होती है कि अब आगे क्या चुने। अगले महीने के लिहाज से क्या आपकी नज़र में कोई स्टॉक है? एक स्टॉक बिल्कुल है प्रदीप, बाटा इंडिया। लगातार नतीजों के आधार पर पिछले साल 1.5 साल से अच्छा रुझान देते आया है, काफी ऊपर के तरफ के दायरे तय किए। मेरे ख्याल से 1400 के आसपास या उसके इर्द गिर्द उसका भाव था जब सुबह मेरी नजर पड़ी थी बाटा इंडिया पर। और इस तिमाही यानी कि तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे, वहां पर जो रेंटल आउटगोज हैं, जो कि ये दुकान जो वहां पर इनकी बाटा की होती है, उनके जो रेंट्स भाड़ा देना पड़ता है, उसमें हमने 0.60% की नीचे के तरफ के दायरे देखे थे। तो हमें लग रहा है कि छोटी अवधि में शायद 1450 या फिर ऊपर के तरफ जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स 1200 या उसके आसपास मेरे ख्याल से हमने शुरुआत की थी बाटा इंडिया की निवेश करने के लिए, लेकिन ये एक स्टॉक अच्छा लगता है ट्रैक्शन के रूप में। 1450 लंबी अवधि का टारगेट है, छोटी अवधि में मेरे ख्याल से 5-10% के भी ऊपर के दायरे आप देख सकते हैं जहां पर मौजूदा भाव चल रहा है इसका। अल्पेश जी, बात FMCG स्टॉक्स की हो रही है। गौरांग जी ने बड़ा अच्छा व्याख्यान किया बाटा के ऊपर। इस वक्त लगभग 12-15 शेयर्स हैं FNO सेक्टर में जो FMCG के दायरे में आते हैं। सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो पूरे महीने की तेज़ी में हैं, बाटा इंडिया जिसकी अभी बात हुई और टाइटन। 3% लगभग ऊपर है इस महीने और इसमें काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट का इजाफा भी हुआ है। आपके हिसाब से टाइटन कैसा लगता है चार्ट्स पे? टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं टाइटन में फिलहाल बुलिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह के माहौल में अगर आपका कहीं पे भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, अगर इन्वेंट्री है तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन वही आपकी रॉ मटेरियल भी बनती है जी, तो वो शायद आपको अफेक्ट भी कर सकती है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे टाइटन जो फिलहाल है वो 1015 से लेकर ऑन द अप साइड में 1055 इस रेंज में चल रहा है। जब तक इस रेंज के कहीं से भी बाहर नहीं निकलता है तब तक मैं इसके अंदर बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। जी। लेकिन जब आपने मुझे पूछा ही FMCG स्टॉक के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, मेरा एक प्रदीप ने जो मुझे बोला था मार्च के लिए कोई एक फेवरेट स्टॉक देना है आपको, तो वो भी मैंने FMCG में से सिलेक्ट किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरा इतने साल का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इस तरह के माहौल में मार्केट में आपको वही स्टॉक बाय करनी चाहिए जो काफी बिटन डाउन हो चुके हैं। तो क्या है, अगर कोई गिरावट भी आती है या मार्केट भी गिरता है, ये स्टॉक ज्यादा नहीं गिरते हैं, तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिला रहता है। और जब भी मार्केट सुधरता है, कोई शॉर्ट कवरिंग आती है, आपको एक अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल सकता है। तो वहां पे मैंने ITC को सिलेक्ट किया है। मैं समझता हूँ कि रिजल्ट के बाद में जो गिरावट आनी थी वो सारा ही नेगेटिव स्टॉक ने एब्जॉर्ब कर लिया है। 68-70 बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर रहा है और करीबन 74-75 के पास में भी चल रहा है। तो मैं समझता हूँ इसको बाई करना चाहिए। 264 के नीचे का स्टॉप लगा कर रखिए। मेरा पहला टारगेट होगा 288, और अगर ये 288 से ऊपर अगर चलना शुरू करता है तो मुझे लगता है 300 तक के लेवल आपको मार्च महीने में ITC दिखा सकता है। तो 288 और फिर 300 के टारगेट अल्पेश कह रहे हैं आपको बाई करना चाहिए ITC में अगली सीरीज के लिहाज से। और इसके पहले गौरांग आपको बता रहे थे कि आपको बाटा पर नजर रखनी चाहिए। तो ये स्टॉक्स जो आप अगली सीरीज के लिहाज से आपको चुनने चाहिए। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़े हुए। चंदन, आप क्या चुनेंगे अगली सीरीज के लिए, बताइए। जी देखिए, अगली सीरीज के लिए यहाँ पे मैं वोल्टास की तरफ जाना पसंद करूंगा। देखिए, हमने अगली सीरीज के हिट मैप एनालिसिस की है। वोल्टास पिछले 10 सालों में 9 साल मार्च के महीने में पॉजिटिव रहा है। हेवेल्स भी पिछले 10 सालों में 9 साल मार्च के महीने में पॉजिटिव रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सिक्लिकल सेंटीमेंट भी उस स्टॉक्स में है। और टेक्निकल और डेटाबेस देखूं तो नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है। इस महीने में इस सीरीज में ये स्टॉक 500 तक गया था, वहां से रिकवर होकर 540-45 की तरफ आ चुका है। ऑलरेडी इसमें मोमेंटम हो चुका है। एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकाला है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो हीट मैप और सिक्लिकल एनालिसिस के साथ में डेटा और चार्ट सेटअप भी बता रहे हैं पॉजिटिव सेंटीमेंट होना चाहिए। इसके लिए वोल्टास को पोजिशनल हिसाब से खरीदारी की सलाह है। 525 का स्टॉप लॉस, 585 तक के टारगेट इसमें पोजिशनल बनने चाहिए। ओके, 585 तक के टारगेट आपको वोल्टास कमा कर देगा अगली सीरीज के लिए। यह है आपका एक और स्टॉक जो मार्च सीरीज का स्टार परफॉर्मर या सितारा साबित होगा।
2:30 बज चुके हैं और आइए मैं आपको बताता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। और आज मेरी तरफ से आपके लिए एक बाई कॉल है और वो स्टॉक आपको खरीदना है रेपको होम फाइनेंस। हम ऐसे स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कमजोर बाजार में भी मजबूती दिखा रहे हैं। एनबीएफसीज पर हमने आपको कई सारे मंदी के पहले कॉल दिए और बड़ी गिरावट आपने देखी। अब इन एनबीएफसीज के बीच से एक ऐसा स्टॉक चुनने की कोशिश है जो दरअसल इतना मजबूत है, इसका परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त देखने को मिला है कि रिकवरी के दौर में यह सबसे ज्यादा बेहतर कमाई करा के देगा। ना केवल क्योंकि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है बल्कि नई खरीदारी आपको दरअसल देखने को मिलेगी। एक बात जिसका अंदाजा बहुत कम लोगों को है कि यह दरअसल एक इवेंचुअली सरकारी ओन कंपनी है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है यहाँ पे। लेकिन इतना ही नहीं, कारोबार देखिए, तीसरी तिमाही के दौरान 12.5% की लोन ग्रोथ इसने करके दिखाई थी, जबकि एनबीएफसीज को लेकर काफी चिंताएं थी उस दौरान भी। और ये जो लोन ग्रोथ थी ये पिछले 6 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट लोन ग्रोथ इस कंपनी ने हासिल की थी। होम लोन मार्केट में अब और सुधार देखे जाने की उम्मीद है क्योंकि सरकार की ओर से पूरी मदद मिल रही है, तो उसका फायदा मिलेगा। और इसके साथ ही साथ पिछले क्वार्टर में हम क्या बात कर रहे थे कि एनबीएफसीज के लिए फंडिंग की कॉस्ट बढ़ गई है, तो इनके मार्जिन पर दबाव देखा जाएगा। लेकिन इस कंपनी का मार्जिन आप देखिए 4.4%, जो उसके पहले के क्वार्टर में था, बिल्कुल उतना ही मार्जिन इन्होंने मेंटेन करके दिखाया, जो अपने आप में एक कमेंडेबल, काबिले तारीफ काम था जो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने परफॉर्म करके दिया। इसकी वजह क्या थी? देखिए, इन्होंने मैनेजमेंट ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली काम किया है और अगर आप देखें तो इस साल इस क्वार्टर में और इसके पिछले साल इसी क्वार्टर के कारोबार का आप हिसाब लगाइए, जो सैलरीड बोरोवर्स हैं उनकी तादाद 40-41% से बढ़कर अब करीब 45% पर आ गई है। तो एक लो रिस्क और बड़ा ही स्टेबल सेगमेंट है जिसमें इन्होंने अपना पेनिट्रेशन बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी थोड़ा सा रिलेटिवली रिस्की है, वहां पर 19 से घटकर 18% पे आ गए हैं। तो जिस तरह से इन्होंने अपने कारोबार को स्ट्रेटेजिकली बढ़ाया है उसका पूरा फायदा मिलता हुआ न केवल मार्जिन और एक्सपेंशन के लिहाज से नजर आ रहा है, बल्कि आगे आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस कंपनी की ओर से। इसलिए यह है वो स्टॉक रेपको होम फाइनेंस जहां पर इस समय मैं आपको खरीदारी की सलाह दे रहा हूं। सुमित, क्या कहते हैं इसके चार्ट्स बताइए, क्या है आपका नजरिया? पुलबैक तो जरूर देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर, क्योंकि स्टॉक ने नीचे में सपोर्ट लिया है और ये स्टॉक का सपोर्ट जो मिला है वो 308-310 के आसपास का मिला है। और ये स्टॉक ने पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दिखाया था। ये था अक्टूबर का महीना, अक्टूबर 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, जब इसने 300 के आसपास का सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा पुलबैक और बाउंस बैक मूव इसने दिखाया था। अब यहाँ सेम चीज यहीं पे वापस शो कर रहा है और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। अगर ये आज 335-36 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो स्टॉक के अंदर संकेत मिल जाएंगे कि एक अच्छा पुलबैक बाउंस बैक ड्यू है, जिसके अंदर ऊपर में 350 से 360 तक का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक के अंदर संकेत मिल रहे हैं, सिर्फ स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाए, 320-325 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 335 से 336 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद स्टॉक हमें ऊपर में 350 तक का या शायद 360 तक का मूव भी दिखा सकता है। तो यह है इसके ऊपर इस समय कॉल। अल्पेश, कोई व्यू है आपका इस पे? प्रदीप, अगर मैं इंट्राडे का चार्ट देखता हूं तो बिल्कुल सही कहा सुमित ने, यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है और मैं समझता हूं कि इस ब्रेकआउट का हमें फायदा उठाना चाहिए। दूसरा, ये जो मैंने अभी कहा वही है कि ये स्टॉक भी काफ़ी बीटन डाउन हो गया है, तो यहाँ पे लो रिस्क जैसा अभी आपने बताया वही हो सकता है। तो इस तरह के स्टॉक्स पे आपको फायदा उठाना चाहिए। और अब ये पंड्या का फंडा में आया है तो इसका मतलब कि ये चलने ही वाला है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉक में आपको फायदा उठाना चाहिए। ये स्टॉक्स को डेफिनेटली आपको बाई करना चाहिए। ऑन द अप साइड में मुझे लगता है 355 से 65 पहली रेंज होगी और उसके बाद में 380 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑसिलेटर्स काफी कुछ प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 360 का हमारा पहला टारगेट है यहाँ पर, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। ये स्टॉक परफॉर्म करके आपको दिखाएगा। लेकिन ट्रेड एट 2:30 यानी 2:30 बजे का ट्रेडिंग कॉल बाकी है। अल्पेश, क्या दे रहे हैं? प्रदीप, यहाँ पे मॉर्निंग में एक स्टॉक ने बहुत एक अच्छी खासी मूव हमको देखने को मिली थी, वो था BEML। काफ़ी हाई वॉलेटिल स्टॉक्स है, तो इसमें अगर मार्केट कहीं पे भी रिकवर भी होता है तो आपको बहुत अच्छे खासे इसमें रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। करंटली स्टॉक कहीं पे भी ट्रेड कर रहा है 38 के पास में। मैं समझता हूँ 820 के नीचे का एक स्टॉप लगा करके इसमें एक पोजिशनल ट्रेड लिया जाए तो हम अपसाइड में मुझे लगता है कि 880 तक के लेवल आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यह कॉल आपके लिए। ट्रेड एट 2:30, 2:30 बजे का मुनाफे वाला ट्रेड 880 रुपए तक के टारगेट के साथ BEML पर तेजी की राय है। 820 पर आप लगाकर चलेंगे एक स्टॉप लॉस। चलिए बात करते हैं कल फरवरी सीरीज की एक्सपायरी की। हमारे साथ अब मेरे सहयोगी वीरेंद्र कुमार जुड़ रहे हैं। वीरू, बताएं क्या है स्थिति रोल ओवर्स की, क्या नजर आ रहा है आपको, कैसी तस्वीर, किन स्टॉक्स पर खास फोकस करेंगे? जी, पहले आपने रोल ओवर की बात पूछी तो मैं प्रदीप पहले इंडस्ट्रीज का रोल ओवर कवर करता हूँ। एग्जैक्टली इंडस्ट्रीज का रोल ओवर क्या है। देखिए, पिछली बार भी एक्सपायरी में जब फरवरी की शुरुआत हुई थी तो IT के रोल ओवर काफ़ी जोरदार थे और इस बार भी मैं कहूँगा कि प्रदीप अब तक एक्सपायरी -1 डे पे निफ्टी का रोल ओवर 40%। हालांकि आज जो एक रिवर्सल हुआ हायर लेवल से, उसके चलते थोड़े से लॉन्ग्स शायद कैरी ना हो अगले
सीरीज के लिए, तो वो रोल ओवर को बैकफुट पे लेके आएंगे। लेकिन 40% निफ्टी बैंक के रोल ओवर्स थोड़े कम है 38%, लेकिन आप देखिए आईटी का, निफ्टी आईटी का रोल ओवर करीब 47%, और यकीन मानिए निफ्टी आईटी के रोल ओवर काफ़ी बढ़िया है, स्टॉक स्पेसिफिक रोल ओवर काफ़ी अच्छे खासे हैं। तो नज़र रख के चलिएगा। आई थिंक मार्च की सीरीज एक बार फिर से आईटी स्पेस डोमिनेट कर सकता है। याद रखिएगा इस सीरीज में विप्रो ने और टेक महिंद्रा ने कमाल कर दिया और टीसीएस ने कमाल किया। उसके बाद अगर आप सेक्टरल रोल ओवर्स को देखें प्रदीप पे कि कौन से सेक्टर्स में रोल ओवर सबसे अच्छा है, टेक्सटाइल आई मीन लगभग 58% रोल ओवर, और इसमें से भी अगर आप देखें तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स, रेमंड्स, पेज इंडस्ट्रीज शानदार रोल ओवर इन स्टॉक्स के हैं, तो इन पर नजर रख के चलिएगा। सीमेंट स्पेस में अल्ट्राटेक सीमेंट डोमिनेट करता है इस वक्त, शानदार रोल ओवर अल्ट्राटेक सीमेंट में, और साथ ही साथ मिड कैप में इंडिया सीमेंट जिसमें एक शॉर्ट कवरिंग चालू है, इसमें काफ़ी अच्छे रोल ओवर हैं। मीडिया स्पेस में अगर आप देखें तो जी में काफ़ी अच्छा रोल ओवर है, साथ ही साथ एक सन टीवी, इसमें अगर आप देखें पोस्ट नंबर्स काफ़ी अच्छा मूव आया था और अब इस पर रोल ओवर मार्च में भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। तो मीडिया स्पेस में लगभग 57% रोल ओवर हैं, और लास्ट में अगर आप देखें टेक्नोलॉजी स्पेस लगभग 56% रोल ओवर। ये मैं स्टॉक स्पेसिफिक रोल ओवर बता रहा हूँ आपको प्रदीप। यहाँ पे मिड कैप आईटी में एनआईटी टेक, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हैं, हेक्सावेयर इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हैं, और लार्ज कैप में अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और टीसीएस, इन 3 स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे रोल ओवर हैं। तो ये रहा सेक्टर स्पेसिफिक हाल। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आते हैं जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हैं। अदानी इंटरप्राइजेस करीब 82%, जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 72%, इन्फोसिस लगभग 69%। तो लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस डोमिनेट करता हुआ और अदानी पावर लगभग 68%। वर्स्ट रोल ओवर्स की श्रेणी में अगर आप देखें जिनमें काफ़ी खराब रोल ओवर है, बाजार की रुचि काफ़ी कम है, पोजीशंस नेक्स्ट सीरीज के रोल ही हो रही है, उसमें आरकॉम लगभग 20%, कंटेनर कॉर्प लगभग 27%, अपोलो हॉस्पिटल्स लगभग 28% और कजारिया सेरामिक्स। तो रोल ओवर्स की श्रेणी अगर आप देखें इस प्रकार से रही प्रदीप अब तक की। ओके, तो ये वो स्टॉक्स सेक्टर्स जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वीरेंद्र, इस समय आपको जानकारी दे रहे हैं इन तमाम स्टॉक्स पे जहां पर रोल ओवर हमने आते हुए इस समय सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल ओवर की पोजीशन देखने को मिली है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर अगली सीरीज़ के लिहाज से आपकी नज़र होनी चाहिए। इन स्टॉक्स पर आप खास तौर पे अपना फोकस रखेंगे वीरेंद्र, इसके अलावा जी और क्या देख रहे हैं? एक पैमाइश और ये भी करते हैं प्रदीप की एग्जैक्टली ये सीरीज रही कैसे, आई मीन सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आप देखें निफ्टी के लिए कुछ हाथ नहीं लगा, आप देखें लगभग 0.5% डाउन रहा इस सीरीज में। बड़े इवेंट्स थे, बजट था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें एक स्ट्रांग मूव के बाद हम 11,100 से कैपिटलाइज नहीं कर पाए, नीचे आए दोबारा, तो 0.5% का नुकसान। निफ्टी बैंक को लगभग 2% का नुकसान। याद रखिएगा बजट स्पीच के दौरान हाई था हमारा लगभग 27,600 का, आज हम खड़े हैं 26,800 पे, तो नुकसान बैंक निफ्टी में भी। और निफ्टी आईटी इस बार का लीडर 2% का शार्प मूव प्रदीप यहां पर, तो निफ्टी आईटी ने वाकई डोमिनेट करा इस पूरे मूव को। टॉप गेनर्स इस सीरीज के अब तक क्या, मैंने एक्सपायरी -1 बुधवार को, जी 20%, यस बैंक लगभग 17%, बजाज ऑटो लगभग 13% और आयशर मोटर्स लगभग 6%। तो इन 4 स्टॉक्स ने कमाल किया, शानदार मूव। और अभी भी अगर आप देखें चार्ट के लिए काफी अच्छी स्थिति में, लेकिन बैकफुट पे आपको याद होगा जिस दिन बजट स्पीच थी उसी दिन वेदांता के लिए बहुत नेगेटिव खबर आई थी, 17%, एसबीआई लगभग 9%, जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग 7% और आईसीआईसीआई बैंक इसमें भी काफी कमजोरी रही, लगभग 5% ये टूटा। मिड कैप के कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जहां पे काफी धक्का पहुंचा इस बार। उसमें आप देखें तो पहले गेनर्स को देखता हूं मैं। बाटा इंडिया, आई मीन Q3 के नंबर्स काफी शानदार थे, उसके बाद लगभग 16% का मूव। जिंदल स्टील्स लगभग 14% का मूव। सन टीवी Q3 नंबर्स के बाद लगभग 13% का मूव। और जीएमआर इंफ्रा कुछ ऑर्डर्स के अगर आप देखें बड़े मिलने की खबर है, इस पे काम कर गई और लगभग 5.25% का मूव दिया। तो ये कुछ मिड कैप्स थे जिन्होंने शानदार मूव दिया इस बार, लेकिन बैकफुट पे डिसाइसिवली थे आर पावर, रिलायंस इंफ्रा जो कि 61-52%, आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया लगभग 25 से 22%। तो एडीएजी स्पेस को अगर आप देखें प्रदीप इस सीरीज में काफी डैमेज झेलना पड़ा, सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर उठाना पड़ा है इस एक ग्रुप को। बहुत बहुत शुक्रिया वीरू आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजरें बना रखिए। इस बीच एक खबर आ रही है, दोपहर 3:15 बजे विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो इस खबर पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और ये अपडेट्स भी हम आपको लगातार लाकर दे रहे हैं। इस बीच हमारे साथ अश्विनी गुजराल .com के अश्विनी गुजराल, बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। अश्विनी, स्वागत है आपका। क्या है आपकी कॉल? इस समय बाजार में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है और वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, विक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या करेंगे ट्रेड? कॉमन सेंस तो यही कहती है कि अगर इतनी बड़ी गिरावट है तो शायद प्राइस्ड इन है मार्केट में। मेरी जो पर्सनल सेंस है, और ये सिर्फ मेरी पर्सनल सेंस है, कि आज के जो जंग है वो
काफ़ी बदल गई है। आज पीआर जंग होती है, तो ये एक्शन कम है और शोर ज़्यादा है। तो इसलिए हमने जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी पे बाय कॉल्स दी हैं। मतलब 2, 3, 4 दिन ये सब चल सकता है, लेकिन फाइनली अगर मार्केट्स में रिकवरी आएगी और बादल छट जाएंगे तो ये एक बहुत बढ़िया एक एंट्री पॉइंट बनेगा। तो फिलहाल ये जो गिरावट है इसको बाय करें, ऑप्शंस के ज़रिए कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक माइनर करेक्शन ही समझ में आएगा अगले 3-4 हफ्ते में। तो फिलहाल जो है यूएसएल में बाय करें 535 का स्टॉप, 560 का टारगेट। कैनरा बैंक में बाय करें 225 का स्टॉप, 238 का टारगेट। और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में बाय करें 485 का टारगेट, सॉरी 485 का स्टॉप और 502 का टारगेट। अश्विनी जी, आपने दोनों मेन इंडिसेस में बाय की राय दी। आप क्या समझते हैं अगले 5-6 दिन में या 1 हफ्ते बाद बाजार का क्या स्तर होगा? मेरे हिसाब से तो यहाँ से ऊपर होगा, क्योंकि अब एस्केलेशन सब कुछ जो है प्राइस इन हो गया। अब तो लड़ाई की, अगर लड़ाई होगी तो लड़ने जाएंगे और नहीं होगी तो फिर वैसे ही हमारी कॉल्स चल जाएंगी। 10,800 का स्तर है निफ्टी पे। आपको क्या लगता है, अगर आप कोई टारगेट देना चाहें, और आप कौन सा ऑप्शन लेंगे निफ्टी पे जो आपने कहा कि ऑप्शंस के थ्रू इसको खेला जाए? देखें, कल का लो था 10,750 के आसपास जी। आज का भी लो वही है। तो बेसिकली 10,700 अगर होल्ड करे और सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाए तो 11,000 तक आराम से हम पहुंच जाएंगे। तो 1:2.5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। बहुत फियर है, पैनिक है, तो शॉर्ट कवरिंग ही आपको वहां तक ले जाएगी। जी ओके, तो बाजार पे फिलहाल एक बुलिश रुख लेकर के चलना चाहिए। ऐसे में जो इंडेक्स मूवर्स नज़र आ रहे हैं आपको, अश्विनी, कहाँ पर आपको लगता है, किन दिग्गजों पे आपको भरोसा है कि वो बाजार को ड्राइव करते हुए यहाँ से आगे दिखाई देंगे? आज की फिलहाल लिस्ट पर अगर आप नज़र डालें तो TCS, L&T, बजाज ऑटो, ये कुछ है दिग्गज जो फिलहाल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाजार के लिए। आप किन किन दिग्गजों पे खास तौर पे भरोसा करेंगे? देखिए, दिग्गज तो वही रहेंगे, ICICI बैंक, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक। लेकिन हो सकता है आज ना चलें, 2 दिन 4 दिन बाद में चलें। लेकिन ये बैंक बंद थोड़ी हो जाएंगे, या जो भी दिग्गज है अगर लड़ाई होती भी है 2, 4, 5 दिन तो भी शायद इनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अक्यूमुलेट करने का ही आइडिया होना चाहिए। जूनियर निफ्टी का ETF है, उसको ले लें। निफ्टी ETF है, तो हर उस पे आपको होप तो यही रखनी पड़ेगी कि कुछ नहीं होगा और मार्केट जो है वापस आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जी जी। अश्विनी, आपसे आखिरी प्रश्न, ये मंथली एक्सपायरी के भी आखिरी के 2 दिन हैं। कोई ऐसे शेयर ADAG ग्रुप के अलावा जो आपको लगता हो फ्यूचर्स में नेगेटिव दौर से गुजरेंगे अगले महीने में? देखें, अगले महीने का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन IT स्पेस में जो है वहाँ करेक्शन अभी बहुत मामूली हुई है। तो ऐसा हो सकता है अगर सब कुछ ठीक हो जाता है और डोमेस्टिक स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो IT से हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा निकले। बट ओवरऑल डिपेंड करता है कि ये सॉर्ट आउट आज होता है या 3 दिन बाद। जितने भी दिन लगेंगे उसमें जो है उस दौरान ये थोड़ा सा चॉपी रहेगा। तो इस वक्त अक्यूमुलेट करके बैठ जाएं और मार्च की कॉल सस्ती हैं। जैसे ही आएगा 2-4 दिन अगर बड़ी रैलीज आती हैं तो आपको जो है बेनिफिट इमीडिएटली मिल जाएगा। जी जी। अश्विनी गुजराल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।